हेलो टू ऑल द बीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साइंस एंड टेक है। आपके एग्ज़ाम के लिए अगर देखोगे तो बीपीएससी में साइंस एंड टेक का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। नियर अबाउट हर एक प्रीवियस ट्रेंड्स अगर देखा जाए तो हर एक ईयर 25 to 30 क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक से पूछा जाता है। तो इसलिए साइंस एंड टेक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि हर दिन कुछ न कुछ पीवाईक्यू के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बीपीएससी में साइंस का एक अलग ही रोल है और साइंस आपका प्री में कट ऑफ डिसाइडर की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए साइंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। साइंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला सब्जेक्ट है। तो देखोगे ट्रेंड, अगर प्रीवियस ईयर का ही आप देखिएगा, 70th बीपीएससी की अगर हम बात करें तो 70th बीपीएससी में आपका 70th बीपीएससी में 70th बीपीएससी में 25 क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक से पूछा गया था और सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर बेसिक नॉलेज आपको साइंस एंड टेक को लेके है, अगर आपने एनसीईआरटी 9th और 10th लेवल का भी पढ़ा है अच्छे से, तो आप साइंस एंड टेक का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करके चले जाओगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले 71st बीपीएससी की बात करें जो कि 13 सितंबर को होने वाला है और इस बार पोस्टपोन्ड होने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पहले दे दिया जाए। तो इसलिए 71st बीपीएससी में जो पूछे जाने वाले या फोकस एरिया जो आप लोगों के बीच होना चाहिए, वो ये एरियाज बायोलॉजी में देखोगे तो सेल बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कभी ना कभी देखोगे अल्टरनेट ईयर में पूछा हुआ। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, सेंस ऑर्गन, आपके जो लिवर, स्टोमैक, इसके ऊपर एक न कुछ क्वेश्चंस पूछता ही है और बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछता है अगर हम कंपेयर करें फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला ये डिपार्टमेंट है आपका। तो इसलिए इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। इकोलॉजी में थोड़ा सा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फ्लोरा, फौना, इसके ऊपर भी हमें फोकस देना है। अगला, अगर देखा जाए केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, ये सब जो एरिया हैं, जो किसकी रिएक्टिविटी सीरीज, अब देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज पे पिछले साल भी क्वेश्चन पूछ लिया था, 70th बीपीएससी में भी पूछा हुआ था और ये ज़्यादा चांसेस है इस बार भी पूछ ले, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहला चैप्टर आपका 10th का होता है और ये इससे डायरेक्ट अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपको इसमें से बहुत टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है कि एक एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, जो हायर रिएक्टिविटी ऑर्डर में होता है वो लोअर रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले जो एलिमेंट होते हैं इसको डिस्प्लेस करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम थोड़ा सा फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैकेनिक्स जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन हो गया, फोर्स वगैरह। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपका जो
ये रे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स में लेंस की बात करें, मिरर की बात करें, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखने से कौन सा इमेज कहाँ पे बनता है और इमेज कैसा बनता है, ये भी इमेज का नेचर कैसा है, ये सब के बारे में भी आपको जानना है। और डायमेंशन की बात करें, एसआई यूनिट्स की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन, डीके, अल्फा डीके, बीटा, गामा, ये सब जो डीकेइंग प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मगर थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर से तो नॉलेज होना चाहिए ही, ताकि आप सारा का सारा क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि ये सीरीज आपका क्वेश्चंस के रूप में होगा। क्वेश्चंस के रूप में ही हम इसके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे, उसके पीछे का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। अगर जो आ गया, मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आया तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। अगर फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो फोर्स से रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड के आपके क्वेश्चंस और बन सकते हैं 71st में, ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आराम से पूरा सीरीज को फॉलो कीजिएगा। अपने आप आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आगे हम अब मूव करते हैं। देखिए 78th बीपीएससी का जनरल क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि one of the properties associated with the X-rays is that they can be deflected by, पहला ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओनली, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ द अबव। हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला गया है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। पहला केवल चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र के साथ, तीसरा केवल विद्युत क्षेत्र से, और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखोगे एक्सरेज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, एक्सरेज आपका क्या है, अनचार्ज। पहले तो ये कैसा वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे देते हैं। देखिए वेव्स जो होता है आपका, कोई भी डिस्टरबेंस होता है या फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव्स दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स की बात किया जाए तो ये वेव्स क्या होता है, मीडियम का रिक्वायर, ये मीडियम का सहारा लेता है। बिना मीडियम के थ्रू वो चल नहीं सकता, ये फ्लो नहीं कर सकता। उसके पास फ्लो करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मीडियम डिपेंडेंट वेव्स है, मीडियम डिपेंडेंट वेव्स हैं। इसी में आपका देखोगे ट्रांसवर्स वेव आता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी आपको मैकेनिकल वेव्स का ही टाइप देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स वेव में देखोगे स्ट्रिंग वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन ट्रेवल, ये वैक्यूम में भी कैन ट्रेवल इन वैक्यूम अल्सो, यानी ये मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ये कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं करता। इसका एग्जाम्पल देखोगे एक्स रेज, गामा रेज, गामा रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जो हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं कर लेता, किसी का सहारा नहीं लेता, वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे सन की रेज की बात करें, सन की रेज क्या है, जब अर्थ तक आती है, बीच में रिक्वायरमेंट आपका मीडियम स्पेस क्या है, स्पेस में वैक्यूम है, वैक्यूम में तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई सहारा मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं होने की वजह से क्या कर रहा है कि आपका ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करेगा। विजिबल रेज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्स रेज के रिगार्डिंग है। तो एक्स रेज जो होता है आपका वो चार्जलेस है, चार्ज नहीं है उसके पास। जब चार्ज नहीं है तो यहां पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्ट करेगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, ना ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो चार्ज पार्टिकल पे ही एक्ट करते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी ओर ले जाने की कोशिश करता है, अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसको इस अपने से दूर ढकेलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द एक्स-रे इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो एक्स-रेज कैसा हो गया आपका, एक्स-रेज, एक्स-रेज आपका जो है वो चार्जलेस है, तो चार्जलेस होने के कारण, चार्जलेस होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया सबको? आगे मूव करें तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। अब थोड़ा सा जब पिछले की बात करें तो यहाँ पे आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मोस्ट प्रोबेबल और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, जी एक्स यू वी आई एम आर, जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, वी फॉर विजिबल रेज, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रोवेव और आर फॉर रेडियो वेव्स। तो अगर हम इधर से गामा से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो आपका वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज करता है।
तो अगर वेवलेंथ 4 रेज दे दे, आपसे पूछ ले कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो आप बता दोगे। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का है, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज का है। फिर अगर बात करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो याद रखिएगा गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी इधर सबसे आओगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगा। गामा रेज का और एक खासियत क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपका सबसे ज़्यादा मतलब अंदर तक, आपके गहराई तक ये रेज जा सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे यही बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, क्या अर्थ है। पहला बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये क्या रिन्यूएबल एनर्जी होगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट से जो बिजली आपके घर पे आती है या जो जनरेट करते हैं, वो बिजली कैसा है, होगा रिन्यूएबल, उसके बारे में बताना है आपको। तीसरा बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, चौथा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, जो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो खत्म ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर, सोलर से, तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो जब मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक के तरफ थोड़ा सा मूव कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके दे देगा। जैसे आपको पता है कोयला, कोयला तो आपको पता है ये तो फॉसिल फ्यूल में आता है, और ये आपका इसको बनाने में, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, और एक बार खत्म हो जाएगा तो तुरंत आपको मिलने से रहा। तो ये एक तरह से क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होगा नहीं। तो ये जब नहीं होगा तो देखो थर्ड ऑप्शन जहां जहां है इसको एलिमिनेट कीजिए। तो थर्ड ऑप्शन देखो पहले में है, तो पहला ऑप्शन गया, दूसरे में है तो दूसरा ऑप्शन गया, तीसरे में है तो तीसरा ऑप्शन गया, बचा क्या हमारे पास, चौथा। तो ये 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से भी इसमें केवल 1 और 4, यानी सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली आपके नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ सही मायने में इस जो गिवन है वो इसमें से बता रहा है। ठीक है, आगे हम अब मूव करते हैं। अगला बोल रहा है कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है वो अल्टरनेटिंग करंट से आया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट्स में एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसमें एक इंडक्टर का यूज होता है और एक कैपेसिटर का यूज होता है। तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी से डिनोट करते हैं। ये जो एक्स सी होता है ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है।
और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है Xc, ये आपका 1/ओमेगा c के बराबर होता है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और c हो गया आपका कैपेसिटेंस। तो ओमेगा के जगह पे आप क्या लिखोगे, 2πf। ओमेगा क्या होता है, 2πf, या इसी को बोलते हैं ओमेगा को 2π/t, जहां पे टाइम पीरियड और 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1/2πf इंटू c। अगर देखोगे तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका फ्रीक्वेंसी का। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर बात हम यहीं पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की कर लें, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इसी को रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर कह के भी आ सकता है। तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये XL क्या होगा, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2πf इंटू एल। तो XL जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और XC जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। इसका आप ध्यान रखिएगा आगे से कि इस बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पूछा है, तो हो सकता है अगर अगले आने वाले कोई भी एग्जाम में इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछ ले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या बोलोगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, इतना ध्यान आप रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यहां पे बोला है एक संधारित्र का प्रतिघात होता है क्या, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पहला ऑप्शन, दूसरा बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो कंसेप्ट किसका है, XL का, और XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो देख रहे हो कैसे छोटी छोटी चीज अगर हमें जिस एरिया पे हम अगर फोकस कर लें तो कितना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी स्ट्रेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान हमें देना है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली। देखो यहां पे बोला है फिजिकली की बात कर रहे हैं, तो ये जो कीवर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकली कीवर्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिजिकली में क्या होगा, यहाँ पे याद रखना कोई हाइड्रोजन गैस को जो स्टोर करते हैं फिजिकली की जब बात होती है तो फिजिकली आप दो ही, एक या तो कंप्रेस करके कर सकते हो बाय कंप्रेसिंग, और कंप्रेस कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ गैस, बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करो और इसको स्टोर करो कहाँ पे, सिलेंडर में या टैंक में, इसमें। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा फिजिकली। अब यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन दिया है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स, ये जो है आपका केमिकली है, ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ये भी एक स्टोरेज मेथड है, इसके थ्रू भी हम स्टोर कर सकते हैं, बट ये मेथड कैसा है, फिजिकली नहीं होके केमिकली है। और पूछा क्या है कि कैसे फिजिकली हो सकता है, तो फिजिकली होने के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय
कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा। इन देखो हाइड्रोजन गैस को या तो कंप्रेस करके या लिक्विफिकेशन करके, या तो इन द फॉर्म ऑफ गैस आप स्टोर कर सकते हो और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टोर कर सकते हो। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के बाद और हम मूव करते हैं। अब देखो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट आपको फिजिक्स के पूछा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E, चार्ज दे दिया है E, ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट बोला है कि मान लो इधर की पोटेंशियल डिफरेंस है V, कोई चार्ज है इलेक्ट्रॉन है जिसकी चार्ज E बोला है, और ये जो E है इनिशियली रेस्ट में था, फिर वो ट्रेवल कर रहा है किसके पोटेंशियल डिफरेंस V के, यानी यहाँ पे 0 और इधर V वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा V वोल्ट आपको दिया है। द फाइनल एनर्जी इन जूल्स, फाइनल एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी जो हो जाएगा यहाँ पे याद रखना, जो एनर्जी है इस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के या पोटेंशियल के अंदर मूव करवा दो, तो इसके ऊपर जो एनर्जी होती है उसके वो Q इंटू डेल्टा V, चेंज Q इन चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे चार्ज क्या दिया है E और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है V, तो क्या हो जाएगा एनर्जी E इंटू V। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन दिया क्या है E बाई V, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है MEV, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है EV अपॉन M, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका E इंटू V, E इंटू V, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखो बोला क्या है, डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप जब इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा। तो देखो जब डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को जब इंक्रीज किया जाता है ना, तो इसका रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो रिजॉल्विंग पावर जो होता है डायमीटर अपॉन 1.22 लैम्डा। तो डायमीटर अगर आप बढ़ाओगे तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगा बढ़ेगा, डायमीटर अगर बढ़ाइएगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होगा रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर बोलिए रेजोल्यूशन बोलिए, तो इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन जो है रिजोल्यूशन का और डायमीटर के बीच का, ये फोकस एरिया आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा रिलेशन कि डी अपॉन जहां पे लैम्डा जो होता है वो लैम्डा क्या होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ ए लाइट यूज्ड, कितना कौन से लाइट का वेवलेंथ को यूज किया गया है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है अब शैडो के बारे में, यानी छाया, छाया कैसे। तो देखो इसका ना डिफ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इंटरफेरेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, पोलराइजेशन से भी नहीं, ये जो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब देखो लाइट जब सीधी जा रही है, यहाँ पे कोई इसका ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसके बाद वो लाइट नहीं ट्रेवल कर रही है आगे की ओर, तो ये क्या करेगा इस एरिया में आपका क्या शैडो का फॉर्मेशन कर देता है, परछाई का फॉर्मेशन कर देता है। लाइट सीधी मूव कर रही है, बीच में आपका ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया,
ओपेक ऑब्जेक्ट आने, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके थ्रू लाइट फर्दर पास नहीं कर सकती। तो जब लाइट नहीं कर सकती है पास, तो ये क्या कर रहा है, यहीं पे एक शैडो का, छाया का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शैडो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, यानी अगर जा रहा है लाइट मान लो यहाँ से, तो लाइट बेंड होके कहीं और जाके फॉर्मेशन, इसका मतलब सीधी जाना चाहिए था, सीधी ना जाके वो बेंड कर गया लाइट, ये डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है। इंटरफेरेंस, मिलना, कोई दो लाइट को जहाँ पे मिलते हैं, तो ये अलग चीज़ है, कंसेप्ट है। पोलराइजेशन भी एक अलग कंसेप्ट है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के थ्रू ही आपका शैडो का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।